आज का जो सेशन है वो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से टेक्निकल किस्म का सेशन होगा। तो आप अगर इंशाल्लाह कोई भी सवालात होंगे आपके तो मुझे आप पूछ सकते हैं। हम सवालात का भी मौका देंगे सेशन के बिल्कुल आखिर हिस्से में, तो इंशाल्लाह आप उसमें सवालात भी पूछ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जो अफ़राद यहाँ नए हैं, उनकी इत्तिला के लिए अर्ज़ है कि ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चौथा सेशन है। हमने एक सीरीज़ शुरू की है इस्लामिक फ़ाइनेंस अवेयरनेस सीरीज़ के नाम से, और इसमें मकसद ये है कि इस्लामिक फ़ाइनेंस के बारे में और इस्लामिक इकोनॉमिक्स के बारे में एक किस्म का लोगों में अवेयरनेस पैदा किया जाए, उसके ताल्लुक़ से लोगों को आगाह किया जाए और ऐसे-ऐसे ऑप्शंस हम इंशाअल्लाह अवाम के सामने लाए जाएँ, बिल्कुल आम फ़हम अंदाज़ में और सबके लिए, और उसको आसान से आसान बनाते हुए ऐसे-ऐसे वसाइल और ऐसे-ऐसे मौक़े जिससे मुसलमान अपने पैसों को अपने माल को, अपनी दौलत को बिल्कुल हलाल तरीक़े से भी और लीगल और रूल्स रेगुलेशंस को फ़ॉलो करते हुए भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस को सामने लाने की कोशिश हो रही है। लिहाज़ा हमने एक सेशन किया था जिसमें इस इन्वेस्टमेंट्स के ताल्लुक से जो है गुफ्तगू हुई थी कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक सेशन हमने स्टॉक मार्केट के बारे में किया, जिसमें ये बताया गया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, और उसमें मुख्तसर अंदाज से ये भी बताया गया कि हलाल तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। लिहाज़ा आज का जो सेशन है वो उसी का गोया कि एक तरह से कंटिन्यूएशन है, और इसमें हम मज़ीद जो है स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ बिल्कुल लाइव डेमो दे कर के हम समझाना चाहते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कैसे जो है उसमें यानी अकाउंट खोला जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और इसी तरह से कौन-सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको शरिया स्कॉलर्स ने, उलमा ने जो है हराम करार दिया है, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो। और आखिर में इंशाल्लाह सवाल-जवाब का भी एक सेशन होगा, जिसमें आप चाहें तो सवालात भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह सबसे पहले जो है डीमैट अकाउंट के बारे में कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखी जा रही हैं। तो डीमैट अकाउंट जो होता है, वो हमारी जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्मेट में या डिजिटल फ़ॉर्मेट में रखने में मदद करता है। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो भी कंपनी का स्टॉक होता था, उसकी बाज़ाब्ता एक पेपर सर्टिफ़िकेट होती थी और उसको जो है स्टोर किया जाता था, रखा जाता था। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इतनी क सारी कंपनियाँ हैं और उनके इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, लाखों की तादाद में स्टॉक्स होते हैं। तो अगर पेपर का मामला तो हो सकता है कि पेपर के साथ कोई छेड़खानी करेगा, उसके साथ जो है कोई चीटिंग कर सकता है, कोई छेड़खानी कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पेपर किसी से गुम हो गया। तो ये तमाम सूरत-ए-हाल बन सकती हैं। तो इसलिए तकरीबन पूरी दुनिया में और ख़ुद हिंदुस्तान में भी ये यानी एक इसको जो है डीमैट अकाउंट के ज़रिए से डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ इसको कहा जाता है, यानी डिजिटल फ़ॉर्मेट में या इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्मेट में उस शेयर सर्टिफ़िकेट को बदल दिया जाता है और उसमें बाज़ाब्ता उसका ओनर वग़ैरह होता है। तो हिंदुस्तान में अब ज़ाहिर बात है, अगर इसको शेयर्स को अगर पेपर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में अगर रखा गया है, तो इसको रखने के लिए भी एक ऑर्गनाइज़ेशन की ज़रूरत है। तो 2 ऑर्गनाइज़ेशंस हैं इंडिया में जो ये डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ जो है प्रोवाइड करती हैं। एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज़ एंड डिपॉज़िटरी लिमिटेड, और एक सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड। अब बहुत सारे अलग-अलग किस्म के डीमैट अकाउंट होते हैं। एक है रेगुलर डीमैट अकाउंट जो कि इंडियन सिटीज़न्स के लिए होता है, और एक रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट होता है जो एनआरआईज़ के लिए होता है, और वो अकाउंट एनआरई अकाउंट से जुड़ा हुआ रहता है। और एक होता है नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट, तो ये बस दोनों भी जो है एनआरआईज़ के लिए होता है आम तौर पे। अब ज़ाहिर बात है कि डीमैट अकाउंट रखना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला तो वही सवाल है कि डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है? तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको असल में 2 किस्म के अकाउंट्स लगते हैं। यानी बैंक अकाउंट के अलावा और भी 2 किस्म के अकाउंट्स आपको रखने पड़ते हैं। एक होता है डीमैट अकाउंट और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो 2 किस्म के अलग-अलग किस्म जो है अकाउंट आपको खोलने पड़ते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि अगर आप स्टॉक्स को खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो उस वक़्त आपको ट्रेडिंग अकाउंट लगता है। अब ज़ाहिर बात है, जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो वो एक डिजिटल शक्ल में होगा
उसको आप कहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर डीमैट अकाउंट लगता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, बाय और सेल के लिए होता है, खरीदने और बेचने के लिए होता है। और जो डीमैट अकाउंट होता है वो दरअसल आपके स्टॉक को, डिजिटल फॉर्मेट वाले स्टॉक को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डीमैट अकाउंट को खोला कैसे जाए? कैसे हम इसको खोल सकते हैं? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको डीमैट अकाउंट खोलने का एक जो है मौका फराहम करते हैं। जैसे कि एक ब्रोकर है ज़ीरोधा करके। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिंक आपके सामने दी हुई है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं और उसमें जो रिक्वायर्ड जो है ना फॉर्मेट है, साइन अप करके आपको बताएगा। तो अगर आप उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा वो डालेंगे, उसके बाद जो है एक नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपका नेम है, आपका नंबर है, एड्रेस है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट का डिटेल है। उसके बाद जो है केवाईसी करके एक चीज़ होती है, नो योर कस्टमर। ये जो है फाइनेंशियल जितनी भी सर्विसेज हैं पूरी इंडिया में, उसके लिए ये ज़रूरी किया गया है ताकि जो है कोई भी गलत किस्म की एक्टिविटी ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग किस्म की एक्टिविटीज़ या फिर जो है वो टेररिज्म को फंडिंग करने वाले। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने केवाईसी करके एक चीज़ रखी हुई है, नो योर कस्टमर करके। तो अगर आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपको लेना है तो फिर केवाईसी करना ज़रूरी होता है। तो एक और जो है वेरिफिकेशन भी किया जाता है आजकल, जो है जो ज़ीरोधा हो या स्टॉक्स हो, ये चूँकि आपके पास घर में आके आपको देखते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि आप अपने मोबाइल से उन आपको बताया जाता है कि एक वीडियो बनाइए और उसमें आप उसको डालिए। तो आम तौर पे आपको कहा जाएगा कि स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, उसको एक व्हाइट पेपर पे लिखिए और लिख करके उसको स्क्रीन के सामने दिखाइए। तो बहरहाल एक ईज़ी प्रोसेस होता है, आप अगर करने जाएँगे तो बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है आपको ई साइन भी करना पड़ता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपने जो सबमिट किया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल अप किया है, वो और वो उसमें पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आप उसको पढ़ भी सकते हैं, अपने पास पढ़ना चाहिए और उसकी अपनी एक पास कॉपी भी रखनी चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं असल में, ज़ीरोधा एक ब्रोकर है, उसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ज़ाहिर बात है ब्रोकर के भी अपने चार्जेस होते हैं, तो वो तमाम चार्जेस जो है आपको समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए, ताकि आगे जा कर के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसमें जो है एक और ऑप्शन भी होता है कि आप नॉमिनेट भी कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो अपनी अहलिया को, अपने बच्चों को, किसी को भी आप नॉमिनेट भी कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता मेरी डेथ हो गई तो मेरी अहलिया जो है इन स्टॉक्स की मालिक होगी, या मेरा बेटा इन स्टॉक्स का मालिक होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो अलग-अलग आपके सामने लिंक दिए गए हैं, उनमें से किसी भी एक लिंक को हम क्लिक करके अपना अकाउंट आसानी के साथ खोल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टॉक को जो है यानी डीमैट अकाउंट खोलने के ताल्लुक से। तो ज़ाहिर बात है, तो याद रखिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जहाँ आपको अपना बैंक अकाउंट लगता है, वहीं आपके लिए 2 और अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आप ज़ीरोधा के थ्रू खोलते हैं अपना अकाउंट, या फिर आप स्टॉक्स पे अपना अकाउंट खोलते हैं, या फिर शेर खान भी एक है कंपनी है, उसमें भी अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट दोनों भी एक साथ जो है तकरीबन ओपन हो जाते हैं। और बल्कि ज़ीरोधा में तो आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट खोलने का भी ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों भी एक साथ ही खोलने पड़ते हैं और एक साथ खोलना भी चाहिए, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है स्टॉक्स को खरीद के सिर्फ रखेंगे नहीं, उसको आप बेचना भी चाहेंगे, तो आपको दोनों अकाउंट लगते ही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखना चाहते हैं हम कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे यानी हासिल किया जाए, या उनकी कैसे मालूमात हासिल की जाए जो हलाल भी हों और साथ में उनके अंदर जो है ग्रोथ की पोटेंशियल भी हो। इसके बारे में हम जो है गुफ्तगू करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है, देखिए अगर आप इस पे यूट्यूब पे जाएँगे तो इसके ताल्लुक से आपको बेशुमार किस्म की मालूमात मिल जाएगी, और बहुत सारे लोग हैं जो रात-दिन जो है अपने वीडियोज़ बनाते हैं, डालते हैं। आजकल आपने देखा होगा, अगर कभी फ़ेसबुक में आप वो शॉर्ट वीडियो जो आते हैं उसमें स्क्रॉल करते-करते आपने देखा होगा कि ये स्टॉक मैंने इतने पे खरीदा था, अब ये इतना हो रहा है। कोई जो है ऑप्शंस के बारे में दिखा रहा है, तो बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। आप कभी भी जा कर के इस ताल्लुक से जो है पढ़ सकते हैं और उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ हम ये कोशिश करेंगे कि एक जनरल जो है पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा जाए कि स्टॉक ट्रेडिंग कैसे की जाती है और उसमें रिसर्च वगैरह कैसे की जाती है। तो देखिए इसका इसका जो है ना अप्रोच, बहुत सारे अलग-अलग अप्रोच हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक तो ये है कि आप चाहो तो दूसरे जो रिसर्चर्स हैं, चूँकि हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतनी बिज़ी हैं कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सारी रिसर्च करें, या आपके पास हो सकता है उतनी सलाहियतें नहीं हैं।
तो आप चाहें तो दूसरे जो रिसर्चर्स हैं, उनकी जो एडवाइस होती है, उस पे आप चाहो तो रिलाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मनी कंट्रोल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उन मनी कंट्रोल करके एक ऐप है, उसमें उसका वेबसाइट भी उनका मौजूद है। ये लोग जो है आपको एडवाइस करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रो मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो एडवाइस मिलती है, फ्री वाली मेंबरशिप में आपको एडवाइस नहीं मिलती है। तो प्रो जो मेंबरशिप है वो तकरीबन ₹365 की कुछ आती है, वो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। और इसी तरह से रिसर्च एंड रैंकिंग करके एक वेबसाइट है, और वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। इनका थोड़ा बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म का मामला है। स्मॉल केस भी एक ऑप्शन है, और बहुत सारे अलग-अलग आपके सामने एडवाइज़र्स मिल जाते हैं। आपको देखना ये चाहिए कि जो भी एडवाइज़र है, क्या वो सेबी से रजिस्टर्ड है। सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा इंडिया का रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक़, उसको सेबी कहा जाता है। तो उससे रजिस्टर्ड होना उनके लिए लीगली ज़रूरी है। अगर वो ऐसे ही एडवाइस दे रहे हैं, या फिर अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देता है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप फेसबुक की बात मान के इन्वेस्ट करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, चाहे वो मनी कंट्रोल हो, रिसर्च और रैंकिंग वाला हो, स्मॉल केस हो, या कोई और एडवाइज़र हो, जो एडवाइस आपको दे रहा है, चूँकि आपसे पैसा ले रहा है वो, वही एडवाइस वो पता नहीं और कितने लोगों को दे रहा है। तो यानी कि ये एडवाइस तकरीबन लाखों लोगों को मालूम है, आप कोई नए आदमी नहीं है जो इस एडवाइस को लेकर के अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो अपनी भी खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च आपको करनी चाहिए। तो अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट के ताल्लुक से रिसर्च करना अच्छा लगता है, उनके लिए ठीक है, वो रिसर्च कर लें। और कुछ होते हैं जो सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बात पे यकीन करूँगा, मैं अपनी रिसर्च पे यकीन करूँगा, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो कर लें रिसर्च। और एक और चीज़ क्या होती है कि अगर आप मान लीजिए मनी कंट्रोल का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, और उसने बताया कि आप ट्राई टरबाइन करके एक स्टॉक है। अगर वो कहता है कि ट्राई टरबाइन में आप इन्वेस्ट करो, तो आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि चलो, ये कह रहा है कि ट्राई टरबाइन जो एक अच्छा स्टॉक है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करता हूँ। तो आप रिसर्च करेंगे, आपको खुद और भी जो है कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद आप जो है इसमें मज़ीद आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है मुख्तसर से गुफ्तगू करते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देने की आपको कोशिश की जा रही है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के ताल्लुक से रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ बिल्कुल बेसिक किस्म की मालूमात आपको दी जा रही हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। या तो आपको मालूम हुआ कि ये स्टॉक पोटेंशियल है, इसमें आगे बढ़ना की सलाहियत है इसमें, तो या तो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से मालूम हुआ, या फेसबुक के ज़रिए से मालूम हुआ, या आपने कोई यूट्यूब का वीडियो देख लिया। तो इसमें भी 2 अलग-अलग किस्म के अप्रोच हैं। एक ये है जिसको बोलते हैं टॉप डाउन स्ट्रैटेजी। यानी आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि आगे जा कर के जो यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ने वाली है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, उनको आप किसी एक कंपनी को आप लेंगे, और उसके बारे में आप रिसर्च करना शुरू करेंगे, उसको एनालिसिस करना उसका शुरू करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यानी किसी इंडस्ट्री के बजाय आप किसी एक कंपनी को उठा लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैं मनाली पेट्रोकेमिकल करके एक स्टॉक है। आप मनाली पेट्रोकेमिकल के स्टॉक को आपने ले लिया, उसके बाद आप इसको पढ़ रहे हैं, और उसकी पूरी इंडस्ट्री को भी आप पढ़ रहे हैं कि ये इंडस्ट्री आगे जाके कैसे परफ़ॉर्म करने वाली है, क्या होगा इसका? वो पेट्रोकेमिकल्स का स्टॉक है, पेट्रोलियम से मुताल्लिक केमिकल्स वगैरह को वो बनाता है। तो आप इसकी पूरी इंडस्ट्री को पढ़ना चाहेंगे, इस किस्म की और कौन-सी कंपनियाँ हैं, अच्छा वो क्या कैसे कमा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें आप जो है पढ़ना शुरू करेंगे। या तो आप पहले इंडस्ट्री को चूज़ कीजिए, उसके बाद उसमें से किसी एक कंपनी को उठाइए, या फिर आप पहले कंपनी को उठाइए, उसके बाद उसकी इंडस्ट्री के बारे में भी आप पढ़ना शुरू कीजिए। और एक बात याद रखिए कि स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना जो है, यानी बहुत रिस्की होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया, आपको 8 दिन के बाद जो है रिटर्न आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक जिसको बोलते हैं, यानी कि एक मुल्क में क्या हो रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है, उसका बिल्कुल बराह रास्त असर पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट करते हैं तो, कि हाँ, यानी जुमा के दिन स्टॉक मार्केट जो है तकरीबन 3% नीचे गिरा है। उसकी वजह ये थी कि जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, उसके बारे में लोगों को ये डर शुरू हुआ है कि शायद इसकी वजह से दोबारा लॉकडाउन हो सकते हैं, और बिज़नेसेस दोबारा जो है यानी ख़राब परफ़ॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं। तो उस चक्कर में आकर के स्टॉक जो है अभी गिरना शुरू हुआ है।
तो पूरी यानी स्टॉक मार्केट गिरी और तकरीबन सारे स्टॉक जो है वो गिरना शुरू हुए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नहीं ये तमाम चीज़ों को भी ज़हन में रखते हैं हम, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि आजकल जो है स्पेस टूरिज़्म की एक इंडस्ट्री बन गई है, यानी कि लोग जो है आसमान में उड़ना चाहते हैं, यानी फ्लाइट जहाँ तक जाती है, यानी एयरलाइन जहाँ तक जाती है उससे कई गुना आगे जा कर के बिल्कुल ज़ीरो ग्रेविटी का वो एक तरह से तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि स्पेस इंडस्ट्री जो है बहुत आगे बढ़ेगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसी कंपनियाँ जो स्पेस इंडस्ट्री में अपना काम कर रही हैं, उनको आप एनालाइज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपको पूरी इंडस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। तो इसका कैसे आपको मालूम होगा कि ये इंडस्ट्री आगे जाकर के इसका क्या होने वाला है? तो ज़ाहिर बात है, पब्लिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप चाहो तो किसी एक कंपनी का, जैसे कि एलोन मस्क की एक कंपनी है, स्पेस एक्स करके, आप चाहे तो उसकी जो कंपनी है, उसकी एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको बेशुमार किस्म की मालूमात मिल जाएँगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ट्रेड मैगज़ीन्स होती हैं और कुछ ख़ास डेडिकेटेड वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल अवेलेबल किया जाता है। जब कभी वो पेड होती हैं और कभी फ्री होती हैं। तो दोनों भी किस्म की यानी वेबसाइट्स पे आप जाकर के मैगज़ीन्स को आप पढ़ के जो है स्टॉक मार्केट इस इंडस्ट्री के बारे में आप और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री है जो शायद आगे जाकर के यानी ख़त्म होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इंडस्ट्री है, जो भी कंपनियां प्लास्टिक बना रही हैं, प्लास्टिक के बैग बना रही हैं, हो सकता है कि ये इंडस्ट्री आगे जाकर के बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अगर किसी ने ऐसी कंपनी को ले लिया जो प्लास्टिक के बैग बना रही है, तो चूंकि पूरी इंडस्ट्री ही ख़त्म होने वाली है, हो सकता है तो वो उसकी जो कंपनी है वो भी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर कंपनी ने सही फैसले वक्त पे नहीं किए और अपना बिजनेस मॉडल चेंज नहीं किया, तो वो भी ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा जाए। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, तीसरा जो मरहला है हमारा, वो कंपनी की क्या जो है स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस हैं। यानी कंपनी कितनी ताकतवर है, कितनी मजबूत है और उसमें क्या-क्या खराबियाँ हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जिस इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री जो है आगे जा कर के ख़त्म होने वाली है, या उसकी इतनी ज़्यादा माँग अभी पैदा नहीं हुई है, या माँग ख़त्म हो रही है, कुछ भी हो सकता है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक कमज़ोर कंपनी है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। जैसे आजकल जो है क्रिप्टो करेंसी का बड़ा शौक है लोगों को, और फेसबुक ने जो ऐलान किया है कि वो मेटावर्स नाम से एक बाज़ाब्ता एक नई दुनिया बनाने वाला है, कि जिसमें लोग अपने गिलास पहनेंगे और वो मीटिंग्स अटेंड कर सकेंगे, वो गेम्स खेल सकेंगे, वो लोगों के साथ शादियों में जाएँगे, लेकिन अपने घर में बैठे हुए रहेंगे, सिर्फ़ गिलास पहन के वो वहाँ जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हो रही हैं। तो कोई कंपनी हो सकती है जो इतनी, मतलब ये इंडस्ट्री शायद आगे जा कर के बहुत इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी है जिसको यूके की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन उसके पास वहाँ जाकर के रहना और उसके लिए खर्चा बर्दाश्त करना, उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसे कोर्सेज़ ऑनलाइन ऑफ़र किए जाएँ और तलबा को कहा जाए कि आप अपना वो वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी वाला जो ये है, उसको आप इस्तेमाल करके आप क्लास अटेंड करो, है ना? ऐसा 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 हो सकता है। लेकिन कोई जो कंपनी उस इंडस्ट्री में काम कर रही है वो वीक है। अगर आपने उस वीक कंपनी में पैसा लगा दिया, तो हो सकता है कि आपको उतना अच्छा रिटर्न ना आए। तो इसलिए कंपनी की जो सलाहियतें हैं और उसके अंदर जो खराबियाँ हैं, उनको समझना भी ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कंपनी की जो ब्रांड है उसको हम समझें। उसका जो ब्रांड है उसकी क्या अहमियत है लोगों के सामने, क्योंकि ब्रांड की अहमियत भी बहुत ज़रूरी है, बहुत यानी मैटर करती है। इसी तरह कंपनी के क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन से कस्टमर्स हैं उसके, कौन सप्लायर है उसका, ये तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है कंपनी की खुद एनुअल रिपोर्ट से आपको मिल जाएगी। या फिर आप चाहो तो ट्रेड मैगजीन्स होती हैं, जैसे कि द इकोनॉमिस्ट करके एक मैगजीन है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं अलग अलग किस्म की, कि वो आप जो है वहाँ जा करके उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। फिर तीसरी जो नहीं, चौथी जो अहम चीज़ है, वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एनालिसिस। यानी कि आपको ये भी जानना पड़ता है कि कंपनी जो है, यानी फाइनेंशियल लिहाज से कितनी ज़्यादा मजबूत है। अब देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो वो ये कहेंगे कि हम फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि फाइनेंस का क्या हो रहा है।
तो देखिए ऐसा है कि आजकल जो है फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से एक नया जो है शोभा ओपन हुआ है और हर किसी से कहा जा रहा है कि आप फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। बिल्कुल बेसिक मालूमात आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जैसे कि बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना आना चाहिए। ये कहा जा रहा है। तो अ, अगर इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको समझ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। वरना क्या होगा कि कभी-कभी आपको लगता है कि एक कंपनी जो है बहुत अच्छी है, उसका प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है, उसका ब्रांड भी अच्छा है, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स है, सब कुछ है, यानी अच्छी इंडस्ट्री में भी है। लेकिन अगर कंपनी जो है फाइनेंशियल लिहाज से मजबूत नहीं है, तो फिर वो बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है हमारे स्टॉक्स के ऊपर और इसी तरह हमारे कमाई के ऊपर। तो बिल्कुल बेसिक मालूमात बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें क्या-क्या एसेट्स होते हैं, क्या-क्या उसमें जो लायबिलिटीज़ होती हैं, वो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट है, यानी बाज़ कंपनियाँ होती हैं बहुत अच्छा कमा रही हैं, लेकिन जितना कमा रही हैं उतना तगड़ा उसका खर्च भी होता है। तो ज़ाहिर बात है जितना आया उतना तो चला गया। अब आपको जो डिविडेंड मिलना चाहिए स्टॉक के ऊपर वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि इनकम कितनी हो रही है, उसमें कहाँ-कहाँ खर्च हो रहा है और कंपनी क्या कोशिश कर रही है कि खर्चे कम से कम किए जाएँ और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएँ। और इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो आपको ये बताता है कि कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है वो किस किस्म की है, कहाँ-कहाँ से उसको पैसा जनरेट हो रहा है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एनुअल रिपोर्ट आप चाहे तो शायद एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे किसी कंपनी की और आपको लगेगा कि भाई ये कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, मैनेजमेंट ने अपने मैसेज में इतनी अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी बातें लिखी हैं। लेकिन अगर आप उसके फाइनेंशियल्स को पढ़ोगे, तो हो सकता है कि उसके फाइनेंशियल्स उतने मज़बूत नहीं हैं, जितना कि उसका मैनेजमेंट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है या उसके बारे में बता रहा है। तो इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है और 2-3 स्टेप हैं। एक है मैनेजमेंट की क्वालिटी को जानना। अब ज़ाहिर बात है देखिए ये एक मशहूर जुमला है कहा जाता है कि देयर आर नो गुड और बैड कंपनीज़, ओनली गुड और बैड मैनेजर्स। यानी कि कंपनी गुड या बैड नहीं होती है, उसको जो मैनेज करते हैं वो गुड या बैड हो सकते हैं। तो कंपनी जो बनाई जाती है उसका एक मकसद होता है और उस मकसद को पूरा करना वो मैनेजर का काम होता है, वो उसके बॉस का काम होता है, उसके बिल्कुल डायरेक्टर्स का काम होता है। तो अगर डायरेक्टर्स उतने लायक नहीं हैं, फ़ाइक़ नहीं हैं, मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर कंपनी चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट भी बना ले, लेकिन वो उतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगी, जितना कि एक अच्छे मैनेजर वाली कंपनी जो है तरक्की करती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो उसके मैनेजर्स हैं, उनके बारे में मुख्तसर सी आप रिसर्च कर सकते हो और ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है। बहुत आसानी से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कंपनी का जो ग्रोथ है, उसको भी थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे। तो यानी कि कंपनी आगे जा कर के कितना कमाने वाली है, उसमें अंदर कितनी अर्निंग्स उसकी होने वाली है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पे ये देखा गया है कि जो कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस होता है, वो कंपनी की अर्निंग से रिलेटेड होता है। अगर कंपनी ने अच्छा कमाया, तो उसका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है। अगर कंपनी ने नुकसान उठाया है, तो उसका स्टॉक का प्राइस क्या होता है, गिर जाता है। तो आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि स्टॉक का प्राइस जो है आगे यानी कंपनी की जो अर्निंग्स हैं, उसकी जो रेवेन्यूज़ हैं, वो आ रहे हैं या फिर कंपनी जो है नुकसान बर्दाश्त कर रही है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं, तो आपके पास एक अंदाज़ा हो जाता है कि देखो भाई इस कंपनी का जो स्टॉक है, इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। इस कंपनी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इस कंपनी की वर्थ इतनी होनी चाहिए और उसके बाद आपको एक टारगेट प्राइस भी मिल जाता है कि इसका स्टॉक जो है ₹50 का तो नहीं होना चाहिए, मेरे ख़्याल से शायद एटलीस्ट ₹70 का तो होना चाहिए। तो अगर वो 50 पे ट्रेड हो रहा है तो आपको चूँकि आपने रिसर्च की है, आपको लगता है कि कंपनी और आगे बढ़ने वाली है, सब कुछ है, तो आप क्या करेंगे कि उस 50 का अगर स्टॉक मिल जाता है तो आप उसको खरीदेंगे और उसको जो है 6 महीने या साल अपने पास रखेंगे, तो स्टॉक का प्राइस जो है वो खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और आपको जो है उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए ज़ाहिर बात है कि ये सारे जो काम हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत वक़्त लगता है। तो क्या कर सकते हैं कि आप एक आध दफ़ा जो है ये प्रोसेस दोहराइए, उसके बाद ये सारी काम करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आसानी से जो है ना स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये सारे काम करना थोड़ा-सा ज़रूरी भी होता है। ऐसा नहीं है कि बस यानी ये काम सिर्फ़ यानी एनालिस्ट का है या उन लोगों का है जो
सीए वगैरह हैं उनका है, ऐसा नहीं है। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको इतना तो बहरहाल करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक आपके सामने जो है डेमो देने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे जो है इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो देखिए, ये जब आप लॉगिन करते हैं अपने काइट का, जब ज़ीरोधा का आप अगर अकाउंट खोल लेते हैं और जब आप लॉगिन करते हैं तो इस किस्म का एक आपके सामने इंटरफेस आता है। तो यहाँ आपके जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाया जा रहा है कि कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें क्या-क्या जो है एक्टिविटी हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सन फार्मा करके एक स्टॉक है। अब ये जो रेड में है उसका ये मतलब है कि ये स्टॉक जो है फ़िलहाल यानी इसमें नुकसान हुआ है, इसका स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है। तो अगर आप ये छोटा-सा आइकॉन जो है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो मार्केट की डेप्थ इसके अंदर बताई जाती है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो किस अंदाज़ से ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ आपके लेफ्ट साइड में ये दिखाया जाता है कि कौन-कौन इसको खरीदना चाहता है और कितने पे खरीदना चाहता है और कितना वो ऑर्डर दे रहा है। और आपको राइट साइड में ये दिखाया जाता है कि कौन-कौन है जो इस स्टॉक को खरीदना चाहता है। फिर नीचे टोटल नंबर ऑफ बायर्स एंड टोटल नंबर ऑफ सेलर्स भी दिखाए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, आप इसको और मज़ीद मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आपको जो है फंडामेंटल्स करके बताएगा। यहाँ स्टॉक के बारे में और भी मालूमात दी जा रही हैं। तो एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ये स्टॉक है क्या चीज़? तो कहा जा रहा है कि ये जो है हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है। यानी कि ये दवाएँ वग़ैरह बनाता है, ये ब बनाती है ये कंपनी। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि 1 महीने में इस कंपनी में के स्टॉक में तकरीबन 5 से 6% का नुकसान हुआ है। लेकिन जब साल का देखा जा रहा है तो उसमें तकरीबन 50% का इसमें फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और बहुत ही यूज़फुल किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अगर मान लीजिए अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखें कि ये स्टॉक जो है वो हलाल है या नहीं। वो आप कैसे देखेंगे? आपके पास ज़ीरोधा यानी इस्लामिक ली करके एक ऐप है, जिसमें आप जा कर के अगर स्टॉक का नाम डालेंगे, तो आपको जो है मालूम हो जाएगा कि वो स्टॉक हलाल है या हलाल नहीं है। अगर मान लीजिए हम ये समझते हैं कि अगर ये स्टॉक हलाल है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास फंड है कि नहीं, पैसा इसमें अवेलेबल है या नहीं। अब ये जो हमारे एक साथी का अकाउंट है, इसमें सिर्फ़ ₹180 अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐड फंड पे आप क्लिक कीजिए, तो आपको जो है पैसा इसमें ऐड करने के बारे में दिखाएगा कि कैसे ऐड किया जाता है। तो वहाँ से आपने पैसा जैसे ही ऐड किया, आप चाहो तो गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से भी ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपने पैसा ऐड किया, तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके पास फ़िलहाल इतना पैसा मौजूद है। तो जैसे ही पैसा ऐड हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए बाय में, तो ये छोटा-सा स्क्रीन आपके सामने आएगा। अगर इ आप वेबसाइट यूज़ करते हो, तो ये थोड़ा अलग लगता है और जब आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो वो थोड़ा अलग लगता है। और इसके ताल्लुक से आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ भी देख सकते हैं इसको। मैं आपको सिर्फ़ मुख्तसर अंदाज़ से इसको समझा रहा हूँ। तो ये जब आ गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन है आपके सामने, एक है इंट्राडे का ऑप्शन और एक है लॉन्ग टर्म का ऑप्शन। इंट्राडे का मतलब ये है कि आप इस स्टॉक को खरीद के उसी दिन आप बेचना चाहते हैं, अगर आपने नहीं बेचा, तो भी वो फ़ोर्सफुल तरीके से आपको स्टॉक बेचने पे मजबूर करेगा और आपको जो है यहाँ से एग्ज़िट होना पड़ेगा। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको अलाउ नहीं किया है, हम उस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे करेंगे। ये जो लॉन्ग टर्म का जो आप हाँ जी, ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे कि आप इस कंपनी के कितने स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं।
1000 स्टॉक खरीदेंगे या 100 स्टॉक खरीदेंगे या 10 करेंगे या 1 करेंगे। उसके बाद जो है कंपनी के स्टॉक का आपको प्राइस तय करना है कि इस स्टॉक को आप कितने पे खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है आप क्या करेंगे, कंपनी का आपने पहले से जो एनालिसिस किया है, उसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस कंपनी के स्टॉक में क्या जो है वोलेटिलिटी है। ये जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, इसके बारे में आप मुख्तसर समझना चाहेंगे। तो आप देखिए ये स्टॉक जो है, अगर आप इसको 5 दिन में अगर देखना चाहते हैं कि इसमें क्या हलचल हुई है, तो ये उसमें हलचल है। तो आप देखिए कि तकरीबन फ्राइडे के दिन जो है ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरा है। और उससे पहले हालांकि ये स्टॉक जो है 780 790 तक भी इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। फिर आप चाहें तो और आगे जा सकते हैं, 1 महीने में इसकी क्या हालत रही है, 3 महीने में इसकी क्या हालत रही है, 6 महीने में इसकी क्या हालत रही है, ये मालूमात आपको जो है यहाँ से मिल सकती हैं। फिर इसी तरह से आप चाहो तो पूरा शुरू से देख सकते हैं कि इन्हें जब से कंपनी बनी है और शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, तब से लेकर के अब तक इस स्टॉक के बारे में क्या जो है हलचल हो रही है, ये सारी मालूमात आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि चूंकि ये स्टॉक जो है बिल्कुल अचानक से गिरा है, लेकिन इसमें और भी आगे बढ़ने की सलाहियत है, क्योंकि 6 महीने का अगर हम इसमें देखते हैं तो ये स्टॉक तकरीबन 840 और 850 तक भी गया हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ 766 पे ये बिक रहा है। तो आप चाहो तो इसको खरीद सकते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया है कि मुझे ये खरीदना है, तो आप सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टॉक के बारे यानी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे कि कितना आपको लेना है, और आप जो है सिंपली यहाँ पे बाय का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप पोजीशन में रखा हुआ है। तो जब तक आपका ये ट्रांजैक्शन जो है यानी सामने वाला जो बेचना चाहता है, वो बेच करके वो आपको नहीं यानी आपके अकाउंट में जब तक ये स्टॉक नहीं आएगा तब तक ये पोजीशन में रहेगा। और जैसे ही आप का ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वो जो है आपको पोजीशन में एग्जीक्यूटेड करके दिखाएगा, और दूसरे दिन अगर आप चेक करेंगे तो वो यहाँ पे होल्डिंग में आपको दिखाएगा कि आपने ये स्टॉक खरीदा है, और ये स्टॉक जो है इसका ये प्राइस है, इतनी क्वांटिटी में आपने लिया हुआ है, आपने इतने में ख़रीदा था और लास्ट में इसका स्टॉक का प्राइस इतना था। और यहाँ आपको पूरा दिखाएगा कि एक दिन में आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल एक मुख्तसर सा जो है आपके सामने तरीका दिखाया जा रहा है कि कैसे आप एक स्टॉक को जो है यहाँ पे ख़रीद सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक स्टॉक के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, और उसके बाद जो है आपको ये देखना है कि वो स्टॉक हलाल है या हलाल नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप फैसला कर लेते हैं कि ये हलाल भी है और अच्छा भी है, तो आप यहाँ पे आके उस स्टॉक के बारे में आप नाम उसका डालेंगे, तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी, और उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आप चाहो तो इस स्टॉक को खरीद सकते हो। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। एक तो आपके सामने लाइव डेमो डेमो दिखाने की कोशिश की गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नॉन हलाल करार दी गई हैं शरिया स्कॉलर्स की तरफ से। जैसे कि स्टॉक मार्केट में एक चीज़ होती है जिसको ऑप्शंस बोलते हैं, और फ्यूचर्स कहते हैं, और इसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग, ये तो मैंने आपके सामने अभी बताया था। तो ऑप्शंस क्या होते हैं कि किसी को लगता है कि एक स्टॉक जो है उसकी कीमत जो है वो बढ़ेगी, तो वो क्या करता है कि कॉल ऑप्शन लेता है। कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि उसके पास ये हक है, ये राइट है कि वो इस स्टॉक को खरीद सकता है। हेलो हेलो कोई बेचने हेलो वाला होता है, कोई खरीदने वाला होता है। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कटा कटा की आवाज आ रही है। अच्छा, अभी अभी ठीक है आवाज़? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही, कटा कटा की आवाज आ रही है। अच्छा, सबको आवाज साफ आ रही है। हो सकता है ये फैज मोहम्मद साहब के पास जो है उनका उनका वाईफाई कनेक्शन वीक होगा, वीक सिग्नल से तो होता है वैसा। अच्छा ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। तो
ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, यानी 2 अलग-अलग किस्म के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके पास खरीदने का हक है, इख्तियार है आपके पास। और एक होता है पुट ऑप्शन, यानी कि आपको किसी स्टॉक को बेचने का इख्तियार है। तो अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है और आपको लगता है कि ये इसका प्राइस जो है वो बहुत गिरेगा और आपको डर है, तो लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने मान लीजिए ₹55 में एक स्टॉक खरीदा है और उनको लगता है कि ये स्टॉक अगर गिरेगा तो मुझे नुकसान होगा, तो वो क्या करते हैं कि एक यानी सेल ऑप्शन खरीद के रख लेते हैं अपने पास, जिसको पुट ऑप्शन कहा जाता है। अगर ये स्टॉक ₹50 का हो गया तो मैं इसको बेचूंगा, इस तरह से एक ऑप्शन वो खरीद लेते हैं। तो जैसे ही वो 50 का हो जाता है तो वो उनके पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो स्टॉक को बेच सकते हैं। उसके बाद जो है एक तो होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। दोनों भी किस्म के ऑप्शंस को जो है शरिया स्कॉलर्स ने मना किया है। ये दरअसल स्पेकुलेशन के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास स्टॉक्स होते नहीं हैं, वो सिर्फ जो है ऑप्शंस खरीद के कमाई करना चाहते हैं। तो चूंकि ये यानी जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है, असली ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसको स्कॉलर्स ने मना किया है। इसी तरह जो है इसको गोया एक गैम्बलिंग की एक शक्ल इसको माना जाता है, यानी कि लोग जो है इसको जुए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि मैं सिर्फ ऑप्शंस खरीद के रखूंगा और मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ेगा। तो ये एक चांस वाला गेम है, आप हो सकता है कि प्राइस बढ़े या ना बढ़े, दोनों भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ एक गेम ऑफ चांस जैसी लगती है, उसको जो है गैम्बलिंग कहा जाता है, कीमार कहा जाता है, माइसिर कहा जाता है। तो उसको शरिया स्कॉलर्स मना करते हैं। उसके बाद इसी तरह से एक चीज़ होती है फ्यूचर्स के नाम से, यानी एक एग्रीमेंट ये किया जाता है कि मैं फ्यूचर की फ़लाँ तारीख में, फ़लाँ तारीख को मैं ये स्टॉक इतने प्राइस पे खरीदूँगा। तो ये भी एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का ट्रांज़ैक्शन है, जेन्युइन ट्रांज़ैक्शन आमतौर पे बहुत कम होते हैं। तो शरिया स्कॉलर्स ने इसको भी मना किया है। इसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, उसमें बहुत सारे अलग-अलग स्कॉलर्स की इसमें व्यू है, लेकिन जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स हैं उनका यही कहना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग भी हलाल नहीं है, क्योंकि शरिया की जो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है इस्लाम की, कि कोई भी चीज़ अगर आप बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको खरीद के अपनी कब्जे में आप लेंगे, उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हैं। तो चूंकि इंट्राडे में कब्जा होता नहीं है और आप उसको ऐसे बेच बेच देते हैं, तो इसलिए स्कॉलर्स ने इसको इसको भी मना किया है। अलावा इसके इससे पहले जो है हमने मुख्तसर अंदाज में ये भी डिस्कस किया था कि शरिया यानी कोई भी स्टॉक हलाल है या नहीं उसको कैसे मालूम किया जाए। तो उसमें ये बताया गया था कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो बेसिक बिजनेस है वो हलाल है या नहीं। फिर ये देखा जाता है कि अगर कंपनी हलाल बिजनेस करते हुए भी हो सकता है उसके पास कोई हराम आमदनी आ रही है, तो वो हराम आमदनी कितनी आ रही है। अगर 5% से कम आ रही है तो शरिया स्कॉलर्स उसको अलाउ करते हैं, और अगर 5 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको जो है हराम करा दिया जाता है। बाज़ स्कॉलर्स ने कहा है कि नहीं, 3% तक हम अलाउ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको हराम करा दिया जाएगा। हाँ, हालाँकि जो ये कहते हैं कि 5% से कम हराम आमदनी वाले स्टॉक को भी हलाल जो कहते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी आमदनी हलाल हो गई है। अब जो 5% का हमारे स्टॉक से रिलेटेड जितनी कमाई है, जितना रेशियो बनता है, उतना आपको चैरिटी में देना ही पड़ेगा। लेकिन बस एक स्टॉक को हलाल या हराम क्राइटेरिया में डालने के लिए ये एक उसूल बनाया गया है। और कोई भी ऐसी कंपनी होती नहीं है आमतौर पे जो पूरी तरह से हलाल आमदनी जिसको आ रही हो, कहीं न कहीं से कोई ना कोई इनकम होती है जो हराम सोर्सेज़ से कंपनीज़ को आ रही होती है। तो इसलिए स्कॉलर्स ने इसमें एक छोटा-सा टॉलरेबल यानी इनकम टॉलरेबल जो है रेशियो रखा हुआ है कि इतना अगर है तो ठीक है, उससे ज़्यादा मुनासिब नहीं है। इसी तरह से ये भी देखा जाता है कि कंपनी ने कितने कर्ज़े लिए हुए हैं सूद पर, उसके मगर वो एवरेज उसका जो मार्केट का जो प्राइस है 2 साल का या 3 साल का, उससे उसको जो है डिवाइड किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो कितने परसेंटेज में है। अगर 33% से ज़्यादा है तो इसको भी हराम करार दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये भी देखा जाता है कि कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, और कैश में भी 33% तक अलाउ किया गया है। यानी कैश को डिवाइड करते हैं उसके कंपनी की 3 साल की वैल्यू से, एवरेज वैल्यू से, और अगर वो 33% से ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी हराम करा दिया जाएगा ऐसी कंपनीज़ को। और ये भी देखा जाता है कि रिसीवेबल्स कितने हैं, कंपनी को पैसा आना कितना बाकी है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा-सा टेक्निकलिटीज़ हैं। बिल्कुल, अगर ऊपर से अगर इसको समझना है तो इसमें ये देखने की कोशिश होती है कि कंपनी में असल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी हैं और उसमें कैश या फिर कर्ज़ कितना है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक
की जो अहादीस हैं और जो कुरान के जो उसूल हैं उसके हिसाब से कर्ज़ को कर्ज़ के इवज़ अगर दिया जा रहा है तो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यानी कर्ज़ को खरीदना बेचना जायज़ नहीं है। कर्ज़ को सिर्फ़ बदला जा सकता है, यानी एक आदमी दूसरे आदमी के हवाले कर सकता है, तहवील हो सकती है। बेचना और खरीदना कर्ज़ को जायज़ नहीं रखा गया है इस्लाम में। तो इसीलिए और इसी तरह से कैश में भी अगर आपके पास 100 रुपए हैं और सामने वाले के पास भी अगर 100 रुपए हैं तो आप चाहो तो एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चूँकि मैं चिल्लर दे रहा हूँ, कॉइन्स में दे रहा हूँ, सामने वाला नोट में दे रहा है, इसलिए मैं 2 रुपए कम करके सामने वाले को दूँगा। ये जो है अलाउ नहीं किया गया है इस्लाम में। तो अगर किसी कंपनी में 33% से ज़्यादा कैश होता है या फिर 33% से ज़्यादा उसने सूदी कर्ज़े लिए हुए हैं या फिर 49% से ज़्यादा उसके पास कर्ज़े आना बाकी है, उसके पास पैसे आना बाकी है, दूसरों के कर्ज़े उसके पास आना बाकी है। तो ओवरऑल ये समझा जाता है कि ये कंपनी दरअसल पूरा का पूरा कैश है और चूँकि कैश में लेन-देन के ताल्लुक से इस्लाम में जो है सख्त मालूमात यानी सख्त कवानीन बताए गए हैं, इसलिए उसको जो है हराम कैटेगरी में डाला जाता है। यानी चूँकि उसको इक्वल आपको खरीदना पड़ेगा, तो चूँकि इक्वल खरीद नहीं सकते हैं, वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, इसलिए उसको हराम करार दिया गया है। तो बहरहाल ये बहुत ही टेक्निकल किस्म की चीज़ें हैं। यहाँ तक जो है हमारा प्रेज़ेंटेशन ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास कोई सवालात हों तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा एक सवाल था। मैं 6 मंथ से कर रहा हूँ कुछ इन्वेस्टमेंट। जी। जैसे मेरा मेनली टारगेट होता है, जैसे एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट है, ये सब वगैरह। तो आपने बताया कि एक ऐप बताया था आपने कि वहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये हराम एक्टिविटी करता है या हलाल। जनरली देखा जाता है तो ऐसे नहीं दिख रहा है कि ये लोग हराम एक्टिविटी यानी सूद वगैरह। लेकिन सूद तो इन्वॉल्व है ही है। जी। मतलब बैंक से तो कंपल्सरी हो गया है, मतलब कि बिजनेस करना है तो लोन लेना है। जी, जी। तो जी, और बाकी और भी होता है, डिवेंचर्स वगैरह होता है, उसमें भी इंटरेस्ट वगैरह ये होता है। तो ये कैसे पता करें? जैसे आपने बताया ना कि या इसका भी जो अर्निंग होगा मुझे रिटर्न मिलेगा, उसका सदका करना जरूरी है? बिल्कुल। यानी अगर आपको आपका जो स्टॉक्स आपने जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उसको इस्लामिकली करके जो ऐप है, हम स्क्रीन पे उसका जो है वो रेफ़रल लिंक दे रहे हैं। अगर आपने जी मान जी। लीजिए इसका सब्सक्रिप्शन लिया या किसी और तरीके से जो शरिया स्कॉलर्स के जो क्राइटेरिया है, उस पे अगर आपका हम्म। स्टॉक पूरा नहीं उतर रहा है, तो फिर उसको क्या करना है कि आपको आपने जितने में इन्वेस्ट किया है और आपके जितने भी जी जी। अखराजात हैं, वो अगर निकल जाते हैं सेल के का प्राइस के ऊपर तो आप उसको बेच दीजिए। आप उसको उस हद अच्छा। तक वेट कर सकते हैं जब तक कि वो हराम जो स्टॉक है उसका प्राइस आपके पैसा जो आपने खरीदा आपके कॉस्ट से और आपके जी नहीं जी। परचेज प्राइस के इक्वल नहीं हो जाता। और अगर कुछ ज़्यादा आ जाता है तो ज़ाहिर बात है उसको तो चैरिटी में देना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले ही उसको सर्च कर लें कि ये स्टॉक हलाल है या हलाल नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा भी हो जी जाता जी। है कि कोई स्टॉक जो है हलाल तो है, मगर जाते-जाते जो है वो स्टॉक हराम हो जाता है। तो वो सूरत में भी यही क्राइटेरिया होगा कि आप जो है उसमें कभी-कभी शरिया स्कॉलर जो है ना एक वक़्त दे देते हैं कि चलिए 3 महीने तक हम वेट करेंगे कि ये स्टॉक दोबारा जो है हलाल हो जाए, तो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। या फिर अगर वो हलाल नहीं हो जाता है तो फिर उसको हम चैरिटी में उसको बेच करके चैरिटी में दे देंगे। तो बहरहाल अलग-अलग किस्म की जो है ना इसमें ओपिनियन है। जी जी, समझ गया। ब जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक। और कोई सवाल हो तो पूछिए या फिर हम इसको जो है सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्या इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब वगैरह में मिलेंगे? हाँ, इंशाल्लाह वो हाँ, हमारा इंशाल्लाह वो ईमान अकेडमी करके ईमान हमारा अकेडमी करके हमारा यानी यूट्यूब का एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, हम उसमें अपलोड कर देंगे हम उसको। उसमें अपलोड कर देंगे। जी, जी, शुक्रिया। ठीक है, अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी अफराद ने अपने अपने नंबर दिए हैं, हम आपसे इजाज़त लेकर के यूट्यूब चैनल, एक व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाएंगे जिसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको अपडेट करते रहेंगे। उसी तरह और भी डिस्कशंस अगर होते हैं तो उसको भी वहाँ पे डालेंगे। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हलाल भी हैं और लीगली जो है सही भी हैं, वैसे ऑप्शंस को भी वहाँ पे आपके सामने लाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। तो आप चाहो तो जो है उसमें हम उसको ऐड कर देंगे आपके नंबर को, और आगे मज़ीद गुफ्तगू होगी। और ये जो सिलसिला है इस्लामिक फ़ाइनेंस सीरीज़ का, ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। या तो 15 दिन में एक दफ़ा इस किस्म की एक सेशन होगा, या फिर महीने में एक दफ़ा इसका एक सेशन होगा इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो पूछते रहते हैं कि कैसे कौन से ऑप्शंस हैं मुसलमानों के सामने कि वो अपने पैसों को हलाल तरीके से ग्रो कर सकें। तो ऐसे ऑप्शंस को पब्लिकली हम जो अवेलेबल करना चाहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। बिल्कुल फ्रीली हम जो है ये सारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि इस ताल्लुक़ से आपका ताउन जो ज़रूरी है, आप इसको और भी फैलाइए। और अगर आपसे कोई सवाल करते हैं इस ताल्लुक़ से, तो चाहें तो आप उनको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, या फिर जो है उनको कहिए कि वो हमारे से यानी वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के मालूमात भी हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। कोई सवाल है? इंशाल्लाह क्रेडिट कार्ड के ताल्लुक से या फिर दूसरे वो बहुत सारे अलग-अलग किस्म के जो कार्ड होते हैं, उसमें उसके बारे में हम एक सेशन करने वाले हैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अगला जो सेशन होगा वो हमारा प्लान है कि म्यूचुअल फंड्स के ताल्लुक से किया जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एड्स इसके बारे में आ रहे हैं। तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे। अच्छा, मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है? मल्टी बैगर स्टॉक का सीधा-सीधा मतलब ये होता है कि कोई स्टॉक है जो बहुत ही जो है लो प्राइस पे उसका बाय और सेल हो रहा है, उसकी खरीद और फ़रोख्त हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टॉक है जो ₹5 में जिसकी खरीद और फ़रोख्त हो रही है। ऐसे भी स्टॉक्स हैं, किसी स्टॉक की कीमत सिर्फ़ ₹2 है, किसी स्टॉक की कीमत ₹3 है, कोई स्टॉक है जो सिर्फ़ ₹10 का है, ₹20 का है। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है कि किसी आदमी ने ₹5 में एक स्टॉक खरीदा, और इत्तेफ़ाक से या फिर यानी किस्मत से ये कह लीजिए कि वो स्टॉक की कीमत जो है 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर 10 गुना बढ़ जाती है, यानी ₹50 उसका स्टॉक का कीमत बन जाती है। तो जिसने ₹5 में ख़रीदा, उसको अगर वो 50 पे बेचेगा, तो ज़ाहिर बात है उसको 10 गुना तकरीबन इज़ाफ़ा उसका होगा। तो इसको जो है मल्टी बैगर स्टॉक कहा जाता है। अब ज़ाहिर बात है ऐसे आम तौर पे जो स्टॉक होते हैं वो चूँकि बहुत ही लो प्राइस पे उनकी खरीदो फ़रोख्त हो रही है, तो बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि ये स्टॉक में क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे। तो इसकी जो खरीदो फ़रोख्त होती है वो भी बहुत लो किस्म की होती है। तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई भी इन्वेस्टर है जो इस किस्म के मल्टी बैगर वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है, कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक होता है, यानी पूरी तरह से गिर भी सकता है, और अगर उठा तो बहुत अच्छे से उठ भी सकता है। तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने जेब से कुछ पैसे निकाल के फेंकिए नीचे, ज़मीन पे फेंकिए। अगर आपको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है अगर वो पैसे फेंकने से, तो मतलब ये है कि आप उतना पैसा नहीं लगा सकते। दोबारा फेंक के देखिए कितना डाल सकते हैं आप। तो ये यानी शरीयत की कोई इसमें यानी बात नहीं है, बस ऐसे ही समझाने के लिए कहा जाता है कि आपको उतना ही पैसा ऐसे स्टॉक में लगाना चाहिए, जितना अगर आपको नुकसान हो जाए पूरा का पूरा, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप उतना ही पैसा ऐसी 2-4 कंपनियों में लगाते हैं, तो उसमें से तकरीबन 3 जो है वो फ़ेल हो जाएँगे, और उसमें से कोई एक होगा जो कि मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। तो ये इसको मल्टी बैगर स्टॉक कहा जाता है। एक स्टॉक है जिसका प्राइस बहुत लो है, लेकिन उसके अंदर आगे बढ़ने की पोटेंशियल है, आपको लगता है कि वो बढ़ेगा। ऐसे 2-4 स्टॉक्स में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना पैसा, अगर पूरी तरह से नुकसान भी हो जाए तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप फॉरेन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आजकल जो है इंडिया के बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो फॉरेन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। अलबत्ता शायद उसमें आपको ये होता है कि चूँकि यूएस डॉलर में आपको इन्वेस्ट करना है, तो पहले आपको इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर में आपको तब्दील करना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो क्या करते हैं कि एक साथ जो है ज़्यादा करेंसी इंडियन करेंसी यूएस की करेंसी में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में रख लेते हैं,
उस ब्रोकर के अकाउंट में, अपने अकाउंट में रख लेते हैं और उसके बाद जो है वो मंथली इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो वो ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। अब जहाँ तक बात अप स्टॉक्स की है, अप स्टॉक दरअसल जो है ये कोई यानी कि हलाल और हराम कारोबार जैसा नहीं है, मतलब वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक ब्रोकर है जो आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात क्रिप्टो करेंसी की है, तो आप शायद न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता एक बिल पेश कर दिया है, जिसमें उनका ये प्लान है कि वो क्रिप्टो करेंसीज़ को इंडिया में, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ को इंडिया में बैन करने का प्लान कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि खुद की अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी, तो ज़ाहिर बात है जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको थोड़ा-सा इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हुए। अब जहाँ तक बात इसके हलाल या हराम होने की है, तो इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी जो है गुफ्तगू है। मेरे ख़्याल से यहाँ बहुत ज़्यादा वक़्त निकल जाएगा अगर हम इसको शुरू करेंगे तो। हमारा ये इरादा है कि जब यानी अगर ये पार्लियामेंट के रूल के हिसाब से जो है हम इसका फ़ैसला करेंगे कि इस पे क्या सेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इंशाल्लाह। तो एक तो सेशन यकीनन होगा जो कार्ड्स के मुतालिक किया जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे बजाज का फाइनेंस कार्ड, बहुत सारे अलग किस्म के कार्ड हैं, उसके बारे में ज़रूर किया जाएगा। एक सेशन म्यूचुअल फंड के बारे में किया जाएगा इंशाल्लाह। अलबत्ता क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक से भी हमारा प्लान है, लेकिन गवर्नमेंट के जो रूल होगा उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे आखिर में ये एक और बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मैंने किसी स्टॉक का नाम ले लिया है या कोई दिखाया हूँ आपको स्क्रीन पर, तो ये कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये स्टॉक खरीदिए या इसको बेचिए। ये बिल्कुल आपकी अपनी जो है रिसर्च पे और अपनी सलाहियतों पे ये सब कुछ जाता है, तो आप उसको ज़हन में रखिए। क्योंकि मैं कोई सेबी से लाइसेंस शुदा आदमी नहीं हूँ जो एडवाइज़र बने और आपको स्टॉक में यानी किसी पर्टिकुलर किसी ख़ास स्टॉक में इन्वेस्ट करने की एडवाइस दे। ये लीगली अलाउड नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसको आपके सामने वाज़ेह कर रहा हूँ। जी, और कोई सवाल पूछ रहे थे शायद? देखिए हमारे सेशन का टाइम हो चुका है, अगर कुछ अफ़राद जाना भी चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तो बारक। ये बिगिनर्स के लिए कौन सा ऐप बेहतर होगा? अभी तो हम गूगल मीट को हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री भी है और सबके पास जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। हम अलग से ज़ूम को डाउनलोड करवा के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ज़ूम होता नहीं है, तो ये चूँकि आसान है इसलिए हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल मीट। नहीं, ट्रेडिंग के लिए पूछ रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिए, बिगिनर ट्रेडिंग। बिगिनर्स के लिए, अच्छा। तो बिगिनर्स मैं समझा वेबिनार के लिए खैर। तो बिगिनर्स के लिए जो है हाँ, चाहे नहीं ट्रेडिंग के लिए जो है वही, अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए बहुत सारे अलग-अलग एडवाइज़र्स मौजूद हैं। जैसे कि मनी कंट्रोल मैंने आपके सामने बताया, रिसर्च एंड रैंकिंग करके मैंने आपके सामने बताया, और ख़ुद शेर खान का भी अगर आप यानी उसमें अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ज़ीरोधा में जब अकाउंट खोलते हैं आप, तो वहाँ भी बहुत सारे अलग-अलग सोर्सेस से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको रिकमेंड किया जा सकता है कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आपको थोड़ा बहुत अपना भी एक जजमेंट उसमें डालना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि कभी कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं कहीं पे बाहर, तो आप अपना भी एक उसमें जजमेंट रखते हैं कि इस चीज़ को कितने में खरीदना चाहिए और कितने में बेचना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही स्टॉक का भी मामला है। आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो सामने वाले की वो कपड़े की क्वालिटी वगैरह देख कर के वो कहाँ मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, पहले कितना था, वो प्राइस आपके ज़हन में होता है, उसके हिसाब से आप फैसला करते हो। तो बिल्कुल वही मामला यहाँ पे भी है, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सही से फैसला कर पाएँगे इसके बारे में। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फ़ीक। हमज़ा भाई देखिए ऐसा है कि कोई मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जानना ये थोड़ा-सा मुश्किल है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप जाइए, उसमें जाकर के जो है जो उसको बोलते हैं अ अ, यानी स्मॉल कैप उसको बोलते हैं, यानी ऐसे स्टॉक जो बिल्कुल लो प्राइस पे आपको मिलते हैं, आप उसको सर्च कीजिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप चूज़ कीजिए और उसमें से कौन से हलाल हैं, कौन से हराम हैं। आम तौर पे मल्टी बैगर स्टॉक्स को जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा रहा है, वो हराम ही होते हैं। तो आपको सोच समझ के देखना चाहिए कि कौन-सा स्टॉक है जो कि हलाल भी है और साथ में उसके अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल भी है।
सब एक्स करके एक स्टॉक है, शायद वो मल्टी बैगर बन सकता है। मुझे बिल्कुल ना तो हक है कि मैं आपको एडवाइस करूं इसके बारे में सेबी की तरफ से, और ना ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और ये स्टॉक जो है हलाल भी है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मल्टी बैगर तो नहीं, अलबत्ता 10 से 20% का शायद आपको रिटर्न उसमें मिल जाएगा। इंडेक्स नंबर क्या है? किसका इंडेक्स नंबर पूछना है? निशाद भाई, किसका इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं? समझा नहीं मैं। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नंबर। शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी स्टॉक का नाम क्या होता है। यानी इंडेक्स जो होता है ना, क्या क्या करते हैं कि एक इकोनॉमी को समझने के लिए कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के 10-20 स्टॉक्स को उठा करके एक इंडेक्स बनाया जाता है, यानी कि एक फहरिस्त बनाई जाती है। फिर उस फहरिस्त को बना करके उसके जो लाइव स्टॉक्स के जो ट्रेडिंग हो रही है, जो वोलेटिलिटी आ रही है, उसके हिसाब से प्रिडिक्ट किया जाता है कि किसी इकोनॉमी में मार्केट क्या कर रही है। अब जाहिर बात है, आप पूरे स्टॉक्स को रख करके उसके प्राइस की वोलेटिलिटी को देख करके आप यानी फैसला करने के बजाय आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक दो चार स्टॉक के बारे में आप देख सकते हैं। दो चार स्टॉक का एक इंडेक्स बना सकते हैं, एक फहरिस्त बना सकते हैं, और उसमें आप चाहो तो देख सकते हो कि पूरी इकोनॉमी में क्या हलचल हो रही है। आप उसमें आईटी से रिलेटेड सेक्टर के स्टॉक डालिए, उसमें फार्मा से रिलेटेड स्टॉक डालिए, उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स उसमें डाल दीजिए, फाइनेंस से रिलेटेड उसमें आप स्टॉक्स डाल दीजिए। तो अलग अलग सेक्टर में क्या क्या हलचल हो रही है वो आपको उसका अंदाज़ा मिल जाता है। तो जैसे हमारे पास निफ्टी के इंडेक्स होते हैं, से यानी जो बीएससी में काफ़ी सारे इंडेक्स हैं। एक शरिया इंडेक्स भी है, बीएससी शरिया 500 कुछ नाम है उसका। उसमें आपको ये पता चलता है कि हलाल स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक ओवरऑल उसमें पिक्चर आपको मिल जाती है। उसको जो है इंडेक्स कहा जाता है। जी फैज भाई। अब ऑनलाइन थोड़ा चले। ठीक है, कोई सवाल? ठीक है, मेरे ख्याल से फिर और कोई दूसरा सवाल नहीं है, तो हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुसलमानों को जो है अपने हलाल तरीक़े से अपने कारोबार को आगे आगे बढ़ाने की, और हलाल हलाल तरीक़े से अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की, और नई नई जगहों में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है वहाँ इन्वेस्ट करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो लीगल भी हों, सही भी हों इंशाअल्लाह। आपसे गुज़ारिश है कि आगे भी जो हमारे सेशन होंगे उसमें आप जॉइन होते रहिए। हम आपके नंबर्स को इंशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आप चाहो तो दूसरे जो आपके साथी वग़ैरह हैं उनको भी ऐड करने के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।